कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन के लिए। देखिए, फॉर वन मोलारिटी गिवन है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ईच which shows the highest freezing point। फ्रीजिंग पॉइंट हमें चेक करना है। कॉलिगेटिव जो फ्रीजिंग पॉइंट की हमने स्टडी करी है उसमें आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, और जहाँ पे सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स का नंबर ज़्यादा है वहाँ पे आपका फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिप्रेशन है वो मैक्सिमम होगा। मगर ध्यान दें, यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है सॉल्यूशन, किस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। तो दोनों अलग बातें हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, क्योंकि जो हमारी वैल्यू है, जो ये चीज़ है, ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये है हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ना कि फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उसमें मैक्सिमम रहेगा जहाँ पार्टिकल्स का नंबर ज़्यादा है, बट जहाँ पार्टिकल्स का नंबर सबसे कम है उसके अंदर फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का सबसे ज़्यादा रहेगा। या दूसरे वर्ड्स में अगर बोलें तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उसमें सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि जो डेल्टा टी एफ है दैट इज इक्वल टू प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसे हम ज़्यादा मान के चलते हैं प्योर वाटर का, तो वो ये हो गया माइनस टी एफ। ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, ये सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी। तो यहाँ पे हमें ये चेक कर लेना है कि पार्टिकल्स का जो नंबर है वो सबसे कम, जो सबसे कम है वो सबसे कम किधर है। तो अगर आप ऑप्शंस देखें, ऑल आर कॉम्प्लेक्स, ये सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमें दिए हुए हैं, जिनका एक चैप्टर सेपरेट है हमारे पार्ट 1 में एनसीईआरटी के अंदर, जो हम स्टडी करेंगे बाद में। अभी फ़िलहाल इसमें आप ये जानकारी ले लो कि जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, जो भी सब्सटेंस, जो भी स्पीशीज इस ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है वो डिसोसिएट नहीं होती। जो बाहर आयंस प्रेजेंट है, आयंस की बात कर रहा हूँ मैं, वो डिसोसिएट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर कोई हम यहाँ लिखें AB2 इस तरीके से, और यहाँ पे है C2, तो कहने का मतलब ये दो आयन तो C के निकलेंगे और एक ये पूरा निकलेगा। तो टोटल कितने आयंस हो गए? 3 आयंस प्रोड्यूस हो गए इसके अंदर, टोटल 3 आयंस प्रोड्यूस हो गए। तो इसी तरीके से अगर मैं एक उठाऊँ यहाँ पे, जैसे बी ऑप्शन में अगर चेक करें या ए में चेक करें, तो ये कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं इस तरह के कंपाउंड, या इन्हें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये किस तरीके से डिसोसिएट होगा, वो ऐसे, ये देखिए, ये इस तरीके से डिसोसिएट होगा और 3 क्लोराइड के आयन साथ में ये निकल जाएगा। तो ये अलग, इसके अंदर वाला जो पार्ट है वो डिसोसिएट कभी नहीं होता। तो टोटल कितने आयंस प्रोड्यूस हुए? 4 आयंस पैदा हुए इसके अंदर। ओके, बी पार्ट में देखो, बी पार्ट में कैसे हो जाएगा? 5 है और यहाँ 1 Cl। जो भी चीज़ ब्रैकेट के अंदर है वो एज इट इज़ रहेगी। देखिए, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये तो H2O के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा, इसे काउंट नहीं करना। तो 2 क्लोराइड के आयन और एक पूरा ब्रैकेट, तो जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा, 5 Cl एंड 2 क्लोराइड आयन। तो टोटल कितने आयंस हो गए? 3 आयंस, एक पूरा ये और 2 ये। टोटल हमें पार्टिकल्स चेक करने हैं। अब सिमिलरली अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ कितने आयंस प्रोड्यूस होंगे? देखो, एक पूरा ब्रैकेट और एक Cl, तो कितने आयंस हो गए? 2 आयंस। ये वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। इसमें अगर देखें तो ये वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, तो यहाँ कितने? सिर्फ एक ही रहेगा, 1, एक रहा। तो सबसे कम पार्टिकल किस में है? दैट इज लास्ट ऑप्शन, लीस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो इसके अंदर जो फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दैट वुड बी मैक्सिमम। हाँ, अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट वुड बी लीस्ट, इसमें सबसे कम हो जाएगा, लीस्ट हो जाएगा।
ओके, एक क्वेश्चन और देखिए, कंसिडर दीज सॉल्यूशंस। 4 सॉल्यूशन हमें दिए हुए हैं, चारों सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले आप ये चेक कर लें कोवलेंट कौन है, या वेन टॉप फैक्टर का यूज किस में होगा और किस में नहीं होगा। ओके, देखिए विच स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला जो है आप देख रहे हो, ये एक कोवलेंट कंपाउंड है, जितना मोल हम डाल रहे हैं उतना ही रहेगा। तो इसके अंदर अगर हम चेक करें तो C2H5OH के अंदर जो रहेगा इतने मोलर का सॉल्यूशन रहेगा। तो इसके अंदर पार्टिकल्स का नंबर कितना है, इतना ही है, 0.500 मोल इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स। अगला देखें मैग्नीशियम सल्फेट, ये डिसोसिएट होगा Mg3SO4 ट्वाइस। तो इसमें 3 मैग्नीशियम के आयन पैदा होंगे, 2 सल्फेट के आयन पैदा होंगे, इस तरीके से। तो टोटल 5 हो गया। तो जो मोलैरिटी गिवन है इसका 0.100 मोलर मल्टीप्लाई 5 से कर दीजिए तो 0.500 मोल हो गए पार्टिकल्स के। कौन है, कैटायन एनायन मॉलिक्यूल हमें मतलब नहीं, पार्टिकल्स का नंबर इतना है, यहाँ टोटल पार्टिकल्स भी दिए हुए। ओके, अगले में देखो KBr, तो यहाँ पे कितने आयंस प्रोड्यूस होंगे, 2। क्वेश्चन के अंदर ये एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगा, यहाँ डिसोसिएशन कितना हो रहा है नहीं गिवन है, तो हम मान के चलेंगे 100% कंप्लीट डिसोसिएशन का केस रहेगा ये, कंप्लीट डिसोसिएशन। कई बार क्वेश्चन में यहाँ लिख भी देता है एज्यूमिंग ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स टू बी कंप्लीटली डिसोसिएटेड, नहीं लिखा है तो भी हम मान कर चलेंगे 100% हो रहा है, तभी ये रिजल्ट आएगा। ओके, एक और देख लो KBr कैसे डिसोसिएट हो रहा है, K+ एंड Br नेगेटिव। तो इसका जो है वैल्यू 0.250 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अगेन इसके अंदर भी इतने ही मोल्स आ गए पार्टिकल के। नेक्स्ट देखिए सोडियम फॉस्फेट कैसे होगा डिसोसिएट, ये हो गया, ये डिसोसिएट होगा 3 सोडियम के आयन और 1 फॉस्फेट का आयन, टोटल हो गया आयंस का नंबर 4। तो 0.125 मल्टीप्लाई 4 0.500 मोल। तो अगर देखें पार्टिकल्स का नंबर चारों में सेम आ रहा है, चारों के अंदर जो पार्टिकल्स का नंबर है दैट इज सेम। अब ऑप्शन अगर चेक करें, OP की बात हो रही है सभी के अंदर, और ऑस्मोटिक प्रेशर हमारी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, पाई = CRT। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये ऑप्शन हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर पार्टिकल्स का नंबर सेम है तो सभी के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू होगी वो भी सेम आएगी। तो जो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हालांकि क्वेश्चन में OP की बात कर रहा है, अगर चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, जैसे हमारी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो भी चारों में सेम होगी, बिकॉज वो भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की अगर बात करेंगे, इट इज ऑल्सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो वो भी चारों की सेम होगी बिकॉज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को ले लो तो वो भी चारों के लिए सेम होगी। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज expected for 0.3 molar aluminum sulfate will be how many times compared with elevation in boiling point of 0.1 molar sodium sulfate aqueous solution। 2 सॉल्यूशन की इसमें बात हो रही है, पहले इसको ले लेते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। ये डिसोसिएट कैसे होगा, 2 एल्यूमिनियम के आयन 3 सल्फेट के आयन, दैट मीन्स N का वैल्यू 5 हो गया। क्वेश्चन में कंप्लीट डिसोसिएशन लेकर चलेंगे, कुछ मेंशन नहीं है, तो N का वैल्यू 5 हो गया, और N का वैल्यू अगर 5 हो गया तो I का भी 5 वैल्यू हो गया। अल्फा कितना हो गया 1 कंप्लीट डिसोसिएशन के केस में, तो डेल्टा TB विल बी इक्वल टू I KB और मोलैरिटी। I का वैल्यू 5, KB मोलैरिटी कितना गिवन है 0.3, 1.5 KB आ गया फॉर एल्यूमिनियम सल्फेट।
एल्यूमिनियम सल्फेट। ओके, नेक्स्ट सोडियम सल्फेट की अगर बात करें, 0.1 मोल सोडियम सल्फेट, ये डिसोसिएट होगा, 2 सोडियम के आयन है और एक सल्फेट का, 2 सोडियम 1 सल्फेट, तो एन का वैल्यू 3, आई का वैल्यू भी 3 हो गया, अल्फा कितना हो गया 1, कंप्लीट डिसोसिएशन। सो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई के बी मल्टीप्लाई एन, 3 के बी 0.1, 0.3 के बी हो गया। ओके, तो अब यहाँ से अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ को देखें तो हम ये कह सकते हैं डेल्टा टी बी फॉर एल्यूमिनियम सल्फेट is 5 times than that of delta TB of sodium sulfate. Okay, so this is higher, 5 times. This is 5 times that of sodium sulfate, delta TB. Okay, तो इस तरीके से किया जाएगा। इसको लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो, delta TB of aluminium sulfate is equal to 5 times of delta TB of sodium sulfate. It means which one is higher? This is higher, this is less. ये क्वेश्चन और देखते हैं। 2 एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म 2 कंपाउंड, कह रहा है 2 कंपाउंड बन रहे हैं। ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी बुक से लिया है, एक्सरसाइज से। देखिए 2 कंपाउंड बन रहे हैं इसमें, एक AB2 बन रहा है, एक बन रहा है AB4। कहता है when 1 ग्राम AB2 added to 20 ग्राम बेंजीन डेल्टा TF 2.3 है। जब इसको 1 ग्राम को डाला तो 2.3 डेल्टा TF है। डेल्टा TF KF को KF लिख देते हैं और मोलैलिटी को ओपन करके लिखें, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, 1000 अपॉन 20, ये हो जाएगा। इसी तरह से कहता है 1 ग्राम AB4 का ऐड किया तो दोनों की आप अलग अलग एक्सप्रेशन बना लीजिए, AB2 की अलग बना लो, AB4 की अलग बना लो, फिर इसको हम कंपेयर कर लेंगे। AB4 की देखिए, AB4 में कितना है 1.3 KF मास इन ग्राम मोलर मास, इसका M डैश लिख लेते हैं मोलर मास, 20 ग्राम में ऐड किया है तो ये भी इतना ही हो जाएगा, ये हो गया। ओके, तो यहाँ से इसका जो एक्सप्रेशन आ जाएगा 1000 KF का वैल्यू भी वन है 5.1 अपॉन 20 इंटू 2.3, उसको देखिए M डैश इज इक्वल टू 5.1 into 1000 20 into 1.3, ये दोनों का एक्सप्रेशन आपको बना देना है। ओके, अब अगर आप ये देखो दोनों का जो फॉर्मूला है, दोनों के फॉर्मूले में डिफरेंस कितने एटम का है, B के 2 एटम का डिफरेंस है, यहाँ B के 2 एटम ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, मोलर मास निकाल लेते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसको कैलकुलेट करिए, मोलर मास को, इसका मोलर मास और इसका मोलर मास कितना कितना आ जाएगा। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये नियरली 110.8 के क्लोज आ जाएगा मोलर मास। AB4 के लिए कैलकुलेट करोगे तो M डैश का जो वैल्यू आ जाएगा 196.1 के क्लोज आ जाएगा। अब दोनों फॉर्मूले के अंदर 2 B के एटम का डिफरेंस है, तो मोलर मास में डिफरेंस देखिए कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 86 का डिफरेंस आ रहा है। कहने का मतलब वी कैन से दिस इज एटॉमिक मास ऑफ 2B एटम। B के 2 एटम का 86 हो गया, तो एक एटम का कितना हो जाएगा 43 हो गया। ठीक है, अब B के एटम का आपको पता लग गया है तो A का आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे, ये देखिए किसी भी एक को यूज कर लो। AB2 का मॉलिक्यूलर मास, AB2 के अंदर A का मोलर मास X मान लिया,
B2 दो B के एटम है तो वो कितना हो गया 86। ओके, तो जो X का वैल्यू आ जाएगा नियरली 25.5 X आ जाएगा। दिस इज एटॉमिक मास ऑफ A, एटॉमिक मास ऑफ A एंड दिस इज एटॉमिक मास ऑफ B। ओके, तो इस तरीके से ये एनसीईआरटी से लिया था, ये आपके कंपटीशन का क्वेश्चन है, तो इस तरीके से इसको नोट डाउन कर लें और प्रैक्टिस करें इसका।